अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आगे क्या होने वाला है सीरीज में आज के अंक के साथ मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। जैसा कि हमने 23 अगस्त के आगे क्या होने वाला है के एपिसोड में आपको अमेरिका की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एमी ट्रिप की वो भविष्यवाणी दिखाई थी जिसमें उन्होंने अमेरिका में 9/11 की तर्ज पर हमला होने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन अब वैसी ही घटना रूस में घटित हुई है, जहां पर 9/11 की तर्ज पर एक बहुमंजिला इमारत को यूक्रेनी ड्रोन के द्वारा गिरा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूस के सातारो क्षेत्र में सोमवार को कुछ वैसा ही ड्रोन हमला हुआ जैसा कि सन 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। रूसी शहर में आकाश में उड़ता ड्रोन नीचे आया और 38 मंजिले रिहायशी इमारत से जा टकराया। लेकिन रूस में हुए इस हमले में न्यूयॉर्क हमले जैसा कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सातारो में हुए हमले में एक महिला घायल हुए है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूसी न्यूज़ साइट शॉर्ट के टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ड्रोन आकर इमारत के ऊपरी हिस्से से टकराया, जिससे 3 मंजिलों की कई खिड़कियों के टुकड़े और मलबा नीचे खड़ी कारों पर जा गिरा। इससे करीब 2 दर्जन कारों को नुकसान होने की सूचना है। उधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सतारो क्षेत्र में सोमवार को कुल 9 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए हैं। इसी प्रकार से एंगेल्स में भी ड्रोन नष्ट किए गए हैं। इन ड्रोन हमलों और उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई के चलते कई घंटे तक क्षेत्र में विमानों का आवागमन रुका रहा। दोनों ही क्षेत्र यूक्रेनी सीमा से करीब 900 किलोमीटर की दूरी पर है। एंगेल्स में रूसी बमवर्षक विमानों का बड़ा अड्डा है जिस पर ड्रोन हमले की यूक्रेन कई बार कोशिश कर चुका है। इस बीच रूस के सबसे बड़े ओमस्क तेल शोधक कारखाने में लगी आग में 7 लोगों के बुरी तरह से झुलस जाने की भी सूचना है। आग पर नियंत्रण पा लिया गया है और वहां पर उत्पादन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। तेज आवाज के साथ कारखाने में आग लगने के कारण का तो पता नहीं चला। इधर यूक्रेनी सेना के हमले का भरपूर जवाब देने की कार्रवाई रूस की ओर से सोमवार से आरंभ कर दी गई। रूस ने यूक्रेनी सेना को मुंहतोड़ जवाब उस समय दिया जब सोमवार सुबह 127 मिसाइलों और 109 हमलावर शाहेद ड्रोन से अचानक हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह हमला पिछले 2.5 वर्ष के युद्ध में यूक्रेन के शहरों पर किए गए सबसे बड़े हमलों में सम्मिलित है। इस हमले में 5 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं और यूक्रेन की नेशनल ग्रिड को बहुत नुकसान पहुंचा है। इससे देश के बड़े क्षेत्र में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। यह हमला रूस के सारातोव और एंगेल्स शहरों पर यूक्रेन ड्रोन हमलों के बाद हुआ है। यद्यपि 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध रुकवाने की कोशिश में 3 दिन पहले ही यूक्रेन का दौरा किया था। लेकिन लगता है रूस को मोदी की ये शांति यात्रा पसंद नहीं आई और उसने यूक्रेन की राजधानी कीव, दूसरे बड़े शहर खार्किव, बंदरगाह शहर ओडेशा, लवीव सहित 15 क्षेत्रों पर हमला करके ये संदेश दे दिया कि उसे इस युद्ध में अब आर पार की लड़ाई करके विजय प्राप्त करनी है। इस रूसी हमले में कई तरह की मिसाइलों का प्रयोग किया गया जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी सम्मिलित थीं। बताया जा रहा है कि इन्हें अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले बम वर्षक विमानों और काला सागर में उपस्थित रूसी युद्धपोतों से छोड़ा गया। यूक्रेनी सेना ने अधिकतर मिसाइलों और ड्रोनों को आकाश में ही नष्ट करने का दावा किया है। यह हमला तब हुआ जब यूक्रेनी सेना ने रूस के दक्षिणी कुस्क के करीब 1200 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया, जबकि रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ते हुए ट्रांसपोर्ट हब पोकरोवस्क तक पहुंच गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि ताज़ा हमले में डरपोक लोगों ने नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया जिससे आम जनों की कठिनाइयां बढ़ जाएं। हमले में यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ यूक्रेन ने सहयोगी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी मांगी हैं जिससे वह रूस के अंदरूनी भागों पर हमला कर सके। अभी यूक्रेन रूस के अंदरूनी भागों में रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा है। यूक्रेन से लगने वाली सीमा के निकट हुए रूसी हमलों से सतर्क हुए पोलैंड ने कहा है कि रूस के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए नाटो के लड़ाकू विमान पूरी तरह से तैयार हैं।
वैसे अगर आप ये समझ रहे होंगे कि रूस की युद्ध नीति सामान्य देशों की युद्ध नीति जैसी है, तो यहाँ पर आप गलत हैं। रूस पहले दुश्मन की सेना को अपनी सीमा में जानबूझकर घुसपैठ कराता है और बाद में उसे चारों ओर से घेर कर हमला करता है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूक्रेनी सेना रूस के 1000 किलोमीटर तक क्षेत्र में घुस आई थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या रूस ने ऐसा जानबूझकर किया था? आखिर उसने यूक्रेनी सेना को अपनी सीमा में घुसपैठ करने से रोका क्यों नहीं? तो आपको बता दें कि रूस की ये युद्ध नीति है कि वह पहले दुश्मन की सेना को अपने अंदर आने देता है और फिर उसे चारों ओर से घेर कर हमला करके उसे समाप्त करता है और तब तक मारता है जब तक कि दुश्मन का अंत ना हो जाए। रूस पहले भी ये प्रयोग कर चुका है और इस बार भी उसने कुछ ऐसा ही किया है। इधर यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन का कहना है कि कुछ ड्रोन पोडोल्स्क शहर के ऊपर नष्ट कर दिए गए। ये शहर क्रेमलिन से करीब 38 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। रूसी सेना ने बताया कि यूक्रेन के 11 ड्रोन सेना ने मार गिराए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि यह फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध आरंभ होने के बाद से राजधानी पर सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक था। यूक्रेनी सेना रूस के कई क्षेत्रों पर भी कब्जा जमा चुकी है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन का कहना है कि कुछ ड्रोन पोडोल्स्क शहर के ऊपर नष्ट कर दिए गए। ये शहर क्रेमलिन से करीब 38 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। रूसी सेना ने बताया कि यूक्रेन के 11 ड्रोन सेना ने मार गिराए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि यह फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद राजधानी पर हुए ड्रोन हमलों में सबसे बड़ा हमला है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध ऐसे छोटे मोटे हमलों से तो समाप्त होने वाले हैं नहीं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी अपने खतरनाक इरादे दुनिया के सामने व्यक्त कर चुके हैं। ये बात पहले भी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में सामने भी आ चुकी है। रूस के इन खतरनाक इरादों को लेकर के अमेरिकी खुफिया एजेंसी इसलिए अधिक सतर्क है क्योंकि रूस अमेरिका को भी अपना निशाना बना सकता है। आपको बता दें कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकी सेना के पूर्व एडमिरल माइक हेविट ने कहा है कि पुतिन नाटो के लिए खतरा हैं और वो परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। पुतिन के टारगेट पर नाटो देश हैं। ये तो साफ है कि यूक्रेन और नार्डिक देशों जैसे उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक के रुख से पुतिन तमतमाए हुए हैं। इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। पुतिन रूस के विस्तार को बाल्टिक की तरफ बढ़ाने वाले हैं। एक बार ये हो जाएगा तो फिर नाटो में जाने वाले स्वीडन और फिनलैंड पर हमले की तैयारी आरंभ हो जाएगी। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन ने क्रेमलिन में सीक्रेट मीटिंग की है जिसके बाद नाटो को परमाणु हमले की धमकी दी है। पूर्व एडमिरल माइक हेविट के अनुसार शीघ्र ही यूक्रेन का सरेंडर कराया जा सकता है जिससे पुतिन यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। अब प्रश्न ये है कि अगर रूस द्वारा परमाणु बम से हमला किया जाता है तो इसका पहला शिकार कौन सा देश बनेगा? तो प्राप्त जानकारी के अनुसार रूस सबसे पहले पोलैंड पर परमाणु हमला कर सकता है। पोलैंड की रूस के आर्कटिक बेस कोला से दूरी 1980 किलोमीटर है। इसके बाद 1526 किलोमीटर दूर बाल्टिक देश लिथुआनिया पर कोला एटमी बेस से मिसाइल दागी जा सकती है। फिर 1333 किलोमीटर दूर लातविया पर भी परमाणु हमला कोला बेस से किया जा सकता है। इसी तरह बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों से भी हमला किया जा सकता है। इसी तरह से 203 किलोमीटर दूर लिथुआनिया के बेलारूस के एटमी बेस से इसको टारगेट बनाया जा सकता है, जबकि 385 किलोमीटर दूर लातविया भी परमाणु हमले की जद में है। 591 किलोमीटर दूर एस्टोनिया में भी बेलारूस से परमाणु मिसाइल छोड़कर तबाही मचाई जा सकती है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने चंद महीने पहले ही ये घोषणा की थी कि वो अपनी 1/3 सेना को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर रहे हैं। इसके बाद से 1,20,000 से अधिक सैनिक सीमा पर पहुंच चुके हैं। बेलारूस ने बॉर्डर पर लड़ाकू विमानों, एयरक्राफ्ट, गोला बारूद जमा कर लिए हैं। एक दिन पहले बेलारूस के एयरक्राफ्ट रूस की सीमा में भी घुस आए थे। दोनों देशों के बीच 1084 किलोमीटर की लंबी सीमा है जिसे संभाल पाना यूक्रेन के लिए अब मुश्किल हो रहा है। उधर यूक्रेन का यह भी दावा है कि बेलारूसी सैनिकों के साथ साथ रूसी वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिक भी सीमा के पास तैनात हैं। यदि इन्हें पीछे हटाया नहीं गया तो जंग और भी भयानक होने वाली है। अमेरिका दुनिया का वह देश
जिसने सबसे पहले परमाणु बम बनाया, तो जापान वह पहला देश था जिसने परमाणु हमले का दर्द झेला है। अब यूक्रेन युद्ध की वजह से एक बार फिर दुनिया परमाणु हमले के खतरे की तरफ बढ़ रही है। बेलारूस ने रूस के परमाणु मिसाइलों और बमों की डिलीवरी लेनी आरंभ कर दी है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ परमाणु हथियार हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। ये इतिहास में पहला अवसर है जब रूस ने इस तरह से अपने परमाणु हथियारों की तैनाती आरंभ कर दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस बात की जानकारी दी है कि जो परमाणु बम सन 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, रूसी हथियार उससे कहीं 3 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। इन दोनों हमलों में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी। जो लोग बच गए थे वो अपंग हो गए थे। इन दोनों शहरों से दूर कई इलाकों में घंटों तक काली बारिश होती रही और रेडियो एक्टिव विकिरण ने इन दोनों शहरों को तबाह कर दिया। आज भी यहाँ पर तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। इससे पहले मार्च 2024 में पुतिन ने घोषणा की थी कि वह बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने के लिए सहमत हो गए हैं। सामरिक परमाणु हथियार का उद्देश्य युद्ध के मैदान में दुश्मन की सेना और हथियारों को नष्ट करना होता है। अपेक्षाकृत इनकी मारक क्षमता पूरे शहर का नामो निशान मिटाने की होती है और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी IBCM पर लगाए जाने वाले रणनीतिक परमाणु हथियारों से तो कम ही होती है। दूसरी तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा है कि यदि उनके देश पर हमला होता है तो वह बेलारूस में तैनात किए जाने वाले रूसी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश देने से हिचकिचाएंगे नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस वर्ष की शुरुआत में ही मॉस्को के पड़ोसी एवं सहयोगी देश बेलारूस में कम दूरी की मारक क्षमता वाले परमाणु हथियारों को तैनात करने की योजना की घोषणा कर दी थी। इस कदम को यूक्रेन को मदद मुहैया करा रहे पश्चिम को एक चुनौती के रूप में देखा गया था। पुतिन ने इस बात पर बल दिया है कि रूस परमाणु हथियारों पर अपना नियंत्रण रखेगा, लेकिन लुकाशेंको का बयान उनके दावे के विरोधाभासी है। बेलारूस के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान के अनुसार लुकाशेंको ने कहा है, भगवान ना करे मुझे इन हथियारों का प्रयोग करने का निर्णय करना पड़े। यदि ये हमला होता है तो हम हिचकिचाएंगे नहीं। रूसी अधिकारियों ने यद्यपि तत्काल लुकाशेंको की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लुकाशेंको ने कहा है कि उन्होंने ही पुतिन से बेलारूस में रूसी परमाणु हथियार तैनात करने को कहा था। उन्होंने तर्क दिया है कि ये कदम किसी संभावित हमले को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। लुकाशेंको ने कहा कि मेरा मानना है कि कोई भी ऐसे देश से लड़ना नहीं चाहेगा जिसके पास परमाणु हथियार होंगे। तो दर्शकों, आप देख ही रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के मध्य लड़ा जा रहा ये युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, परमाणु युद्ध होने की आशंका उतनी ही अब बढ़ती जा रही है। वैसे आप दर्शकों को ये प्रतीक्षा है कि परमाणु युद्ध जल्दी आरंभ हो जाए। आपके लिए परमाणु युद्ध उत्सुकता जगाने वाला हो सकता है, लेकिन अगर एक बार परमाणु हमला आरंभ हो गया तो फिर विवश होकर सारे संसार के देशों को इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार के बड़े विनाश से ये संसार और पूरी धरती बची रहे और ये हमले मौखिक ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि वैसे भी तमाम ज्योतिष विशेषज्ञों ने संसार के समाप्त होने वाली भयानक भविष्यवाणियाँ पहले ही कर रखी हैं। लेकिन एक बार इन भविष्यवाणियों के सत्य होने के बाद हमारे पास आगे बताने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे क्या होने वाला है सीरीज़ में आज ही देखिए हमारा दूसरा एपिसोड, जो ईरान, इजराइल, लेबनान और हिजबुल्लाह द्वारा संसार पर अगली कयामत कैसे लाई जा रही है, इसकी योजना बन रही है। इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा आज सायं 4 बजे से 6 बजे के मध्य। तो बने रहिएगा और देखते रहिए हमारे साथ अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।